माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है कि आपने जो आज सदन की कार्रवाई स्थगित की वो नियमानुसार नहीं थी, क्योंकि गवर्नर का भाषण कोई सदन का पार्ट नहीं है। पहले गवर्नर के जाने के बाद सचिव महोदय आके घोषणा करते, उसके बाद आपको कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ये जो कुछ हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मेरा ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है कि ये कार्रवाई बिल्कुल गलत हुई है, इसका आप कोई निराकरण करें। आपने जो अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मैं उस पर अपनी व्यवस्था तो दूंगी बाद में, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगी कि चूंकि शोर शराबा ही नहीं बल्कि नारे लग रहे थे और आज दिन तक कभी भी राज्यपाल महोदय के भाषण के अभिभाषण के ऊपर इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं हुआ कि उनके सामने आके नारे लगें, उनके सामने आके नारे लगें। इसलिए आज दिन तक कभी नहीं हुआ ऐसा, इसलिए मैंने उचित समझा। अब आगे भी हुआ है। अब आप बीच में ना बोले। आज तक तो इससे आगे भी हुआ है इस विधानसभा में। ये मंत्री बैठे उन्होंने बैठ करके इससे आगे भी किया है, मारा है। मैं समझती हूँ, मुझे देखने दीजिए, यदि इसमें किसी प्रकार से कोई संवैधानिक मेरी गलती हुई है तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करती हूँ, लेकिन व्यवस्था मैं बाद में दूंगी इसकी। ठीक है। ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। एक मिनट साहब, ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ऐसा है कि जो हुआ वो तो बहुत से लोग उनके विचार थे, सहमत हैं, कांग्रेस वाले इसमें कोई शरीक नहीं थे। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, आपने ये जो कहा कि सदन में ऐसा नहीं हुआ, ये बात सही नहीं है। नारे लगे कभी? अब आप सुनिए, इस प्रकार से गवर्नर अब के आप सामने सुनिए। आके नारे लगे? मैंने किया है डीबी चट्टोपाध्याय के सामने, इसलिए मुझे याद है। भी पढ़े हैं, आई हैव डन इट, बच्चे भी पढ़े हैं, आई हैव डन इट। पढ़े हुए हमने देखे हैं। राज्यपाल का अपमान इस प्रांगण में हुआ है। शासन के अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय ने खुद विधानसभा के अंदर बोली हुई है, संवैधानिक मर्यादा से बंधे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है। संवैधानिक प्रमुख का इस तरह अपमान मैं समझता हूँ निंदनीय है। राज्यपाल महोदय का कोई अपमान नहीं, सरकार की यहाँ तो कॉपी है, भाषण की कॉपी भी छीनी गई है अध्यक्ष महोदय। राज्यपाल के नारों की बात करती है। अभिभाषण पर प्रतिवाद होते रहे और प्रतिवाद की बात लेकिन कार्रवाई हुई है, असंवैधानिक हुई है, इसके लिए अध्यक्ष महोदय को खेद प्रकट करना चाहिए। ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पहली बार हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय। ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। घोटाला राजस्थान के ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पहली बार हुआ। चेयर ऑन इट्स लेग्स। आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पॉइंट ऑफ ऑर्डर अध्यक्ष महोदय। अब माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूँ मैंने कि मध्य आज सदन की मेज पर रखे मैंने जाने पहले ही वाले पॉइंट ऑफ ऑर्डर पत्रादि के उठा बारे दिया था में माननीय कह दिया। अध्यक्ष महोदय, और मेरे बाद राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य खड़े हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन ये है कि आज महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जिस रूप में पढ़वाया गया है उसमें संवैधानिक मर्यादाओं का और परंपराओं का पालन नहीं किया गया है। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ, आपको माननीय अध्यक्ष अभिभाषण महोदय, के बोलने माननीय की अध्यक्ष छूट महोदय, होगी, मेरा पॉइंट ऑफ पर ऑर्डर उस है। समय ये सब बातें आप उठाइएगा। मेरा वो तो- पॉइंट ऑफ ऑर्डर है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसमें क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर अबे सुन तो लीजिए आप तब आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। जब आप अपना मैं अभिभाषण संविधान दें, के तब ये अनुच्छेद उठाइएगा। 176 वो के बात तो रेफरेंस में खत्म अपना होगी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर ला रहा हूं आपके क्या सामने। हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब अभिभाषण पढ़ा जा रहा था आपने स्वयं ने ये कहा था कि अध्यक्षता महामहिम राज्यपाल महोदय कर रही। फिर आपने किस आधार पर यह व्यवस्था दी? और दूसरा, अभिभाषण का पहले का पृष्ठ पढ़ने के बाद आखिरी पृष्ठ के बीच का अंश पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। इस संबंध में न तो कोई प्रस्ताव लाया गया और न प्रस्ताव लाने के लिए आप सक्षम हैं। इसके लिए सदन की नेता की ओर से प्रस्ताव लाया जाना चाहिए था, वो प्रस्ताव नहीं लाया गया। इसलिए ये जो अभिभाषण हुआ है ये संवैधानिक परंपरा को, संवैधानिक मान्यताओं को, परंपरा को, प्रावधान को ताक पर रखकर हुआ है। इसलिए महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण फिर से करवाया जाना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे व्यवस्था बाद में दूंगी। स्पीकर साहब, अध्यक्ष महोदय, इसमें शिवगंज से आने वाले, एक मिनट मैं कह दूं, शिवगंज से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है उसमें दो बिंदु है। एक तो ये प्रस्ताव हमेशा चीफ विप के माध्यम से आना चाहिए और चीफ विप के माध्यम से आने के बाद आपको अथवा महामहिम को सदन की अनुमति लेनी चाहिए। क्या सदन की अनुमति है कि अंतिम पैरा पढ़ने के बाद इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए? इन दोनों परंपराओं का उल्लंघन तो हुआ है और इसके लिए सरकार को खेद प्रकट करना चाहिए कि परंपराओं को मनवाने की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री की, चीफ विप की और सरकार की है। इसलिए सरकार को सदन से खेद, इसमें सदन का अपमान हुआ है। सदन सर्वोपरि है, इसलिए सदन की अनुमति लिए बिना इसको पढ़ा हुआ मान लिया गया और न कोई विधिवत रूप से प्रस्ताव आया। इसलिए प्रस्ताव आना चाहिए था सरकार की तरफ से। और हमेशा सुखदेव प्रसाद जी जब गवर्नर थे उस वक्त कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, उस समय कांग्रेस के चीफ विप प्रस्ताव लेकर के आए थे और ये कहा था आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप अंतिम पैरा पढ़कर और इस भाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाए। उन्होंने सदन की अनुमति ली। क्या सदन की अनुमति है? सदन ने अनुमति दी, उसके बाद उन्होंने अंतिम पैरा पढ़ा और उसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए। आप स्पीकर साहब लाइब्रेरी से किताबें उठा के देख लें, खेत सिंह जी जब चीफ विप थे उस वक्त भी गवर्नर साहब के सामने उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री के रूप में प्रस्ताव रखा कि महामहिम आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप अंतिम पैरा पढ़कर इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए। स्वयं उसके बाद उन्होंने अंतिम पैरा पढ़ने के लिए अनुमति मांगी सदन की और सदन ने अनुमति दी। उसके बाद उससे पढ़ा हुआ वो अंतिम पैरा पढ़कर पढ़ा हुआ मान लिया गया। इसलिए इनमें दोनों चीजों की एक तरीके से परंपराओं की को नुकसान पहुंचा है। न तो चीफ विप की तरफ से प्रस्ताव आया, न सदन की अनुमति ली गई। इसलिए सरकार को खेद प्रकट करना चाहिए। ये आज के मौजूदा चीफ विप स्वयं मौजूद हैं। पुराने विधानसभा में ये इन्होंने खुद ने कहा था। एक बार महामहिम चन्ना रेड्डी जी आए थे, आपने स्वयं ने प्रस्ताव लाया था कि स्वास्थ्य खराब है महामहिम का, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए। फिर चेयर से अनुमति ली गई थी सदन से। आप स्वयं इसके साक्षी हैं। मैंने आपसे कह दिया कि मैं इस पे व्यवस्था बाद में दूंगी, कह तो दिया मैंने। संविधान के अनुसार ये प्रेरोगेटिव गवर्नर का है। सदन को एड्रेस करने का प्रेरोगेटिव कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को है और गवर्नर को जब एड्रेस है तो स्पीकर रूलिंग नहीं दे सकता। आप क्या की रूलिंग देंगे? आज सदन को बुलाने का काम कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत राज्यपाल महोदय ने किया है और राज्यपाल ने जब सदन को बुलाया है तो राज्यपाल के भाषण के संबंध में विधानसभा का स्पीकर भी रूलिंग दे। मैं समझता हूँ गलत परंपरा डाल रहे हैं आप अपने आप को करेक्ट करिए पहले। अध्यक्ष महोदय, अरे हो गया, बैठो, हो गया। अध्यक्ष महोदय, सुधारिए, खेद प्रकट करने में क्या तकलीफ है? सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ। महोदय, मैं गत सत्र में पारित उन विधियों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूँ जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधिक 2006, नंबर 2 राजस्थान विनियोग संख्या 4 विधिक 2006,
राजस्थान विनियोग संख्या 5 विधेयक 2006, राजस्थान सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक 2006, राजस्थान विधानसभा सदस्य निर्हरता निराकरण संशोधन विधेयक 2006। ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सचिव महोदय ने अभिभाषण के रखा है उस पर हमारी आपत्ति है। हम कैसे मान लेंगे कि जिन्होंने प्रति रखी है वो अभी राज्यपाल द्वारा पढ़ा ही नहीं गया है। वो अध्यादेश संख्या 5, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के द्वारा वो अभिभाषण पढ़ा ही नहीं गया है। न राज्यपाल ने कहा है कि मेरे अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आई एम ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, आप जो शोकाभिव्यक्ति का प्रस्ताव रख रही हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो शोकाभिव्यक्ति की सूची दी है इसमें इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का नाम नहीं है। 20 तारीख को माननीय अध्यक्ष महोदय, मंगलवार 20 फरवरी को मध्य प्रदेश विधानसभा में भी सद्दाम हुसैन को श्रद्धांजलि दी गई है। आप चाहें तो वहां से पता कर लें, देश की अन्य दूसरी विधानसभाओं में भी उसको श्रद्धांजलि दी गई है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप भले ही पता कर लें, आज नहीं तो कल। मैं ये चाहता हूं कि सदन की तरफ से इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को भी श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। मैं नहीं समझता कि सदन में उसको श्रद्धांजलि दी जाए। अध्यक्ष महोदय, सदन के पटल पर जो राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति रखी गई है वो राज्यपाल के द्वारा न तो पढ़ी गई है और न राज्यपाल ने सदन से ये कहा है कि उनका अभिभाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाए। और आप बोले चले जा रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है अध्यक्ष महोदय, रख रही हूँ और आप उसमें बोले चले जा रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इस समय नहीं है, शोकाभिव्यक्ति हो रही है। मैंने उस सचिव महोदय के अभिभाषण रखने के तुरंत बाद मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा दिया था। अध्यक्ष महोदय, मैं अब क्या हो गया शोकाभिव्यक्ति का? करना चाहता हूँ। जब गवर्नर ने ये कहा ही नहीं कि मेरे अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाए, तो ये अभिभाषण सदन के पटल पर कैसे रख दिया गया? माननीय राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदय के बारे में उठाए गए और सदन के अभिभाषण में पढ़ने का उनका अधिकार है और जितना चाहे उतना वो पढ़ने का स्वयं को अधिकार है। किसी को कहने की, कोई प्रस्ताव लाने की कोई परंपरा न तो रही है और न कभी इस प्रकार की आवश्यकता पड़ी है। ये गलत कोड कर रहे हैं कि मैंने कोई ऐसा प्रस्ताव रेड्डी साहब के समय लाया था। ये स्वयं अब तक आप कौन से नियमों में बोल रहे थे? नियम साथ में है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए एक गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है। महामहिम राज्यपाल महोदय सदन को बुलाते हैं और उसके बाद वो अपना अभिभाषण पढ़ते हैं। जितना वो पढ़ना चाहे बाकी पढ़ा माना जाता है। ये स्वस्थ परंपराएं, चाहे राष्ट्रपति महोदय हो चाहे राज्यपाल महोदय हो। सदन को कहना पड़ेगा गवर्नर को कि मेरा अभिभाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाए। गवर्नर को कहना होगा। उन्होंने नहीं कहा ये पूर्वक किया आकर और जो है उन्होंने नहीं कहा ये, सदन से उन्होंने नहीं कहा ये। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल ने बंद किया गया। माननीय राज्यपाल ने बंद किया गया है कि मेरा पढ़ा हुआ मान लिया जाए। माननीय पढ़ दो। राज्यपाल ने कहा ये सिर्फ आपका कहा हुआ था। इनका आदेश पूरा राज्यपाल ने तो इनके आदेश की पालना की है। पूरा अध्यक्ष को आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। राज्यपाल ने कभी नहीं कहा कि अंतिम पैरा पढ़ रही हो। इनकी क्या बात सुने, इनकी तो कोई बात है ही नहीं। इनकी क्या बात? माननीय सदस्यगण, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य, रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, मुझे मजबूर ना करें नाम से पुकारने के लिए। स्थान ग्रहण कर लें प्लीज, स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें, कृपया स्थान ग्रहण करें।
माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सचिव महोदय के द्वारा अभिभाषण की प्रति प्रस्तुत की गई और मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, बोले किसी और को भी सुनना पड़ेगा आपको। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, इसके बीच में कैसे खड़ा हो सकता है ये? 22/2/1991 में महामहिम राज्यपाल माननीय अध्यक्ष महोदय दी गई, जब मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर आपने व्यवस्था नहीं दी तो बीच में ये कैसे खड़े हो सकते हैं? हमारे हाउस की व्यवस्था भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1975 में विशेष परिस्थितियों में महामहिम राज्यपाल ने चूंकि सदन से ये नहीं कहा कि मेरे अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाए, इसलिए ये पढ़ा हुआ नहीं माना जा सकता अध्यक्ष महोदय। उसमें सेवादानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। स्थान ग्रहण करें। मैं आपसे कह रही हूँ, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण कर ले। उनसे संवैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। राज्यपाल महोदय द्वारा पढ़े गए अभिभाषण की जो प्रति सदन की मेज पर रखी जाती है, वही अभिभाषण की प्रमाणित प्रति है। यह 4/3/1975 को यहाँ पर अध्यक्ष का फैसला हुआ है। इस तरह से 3/3/66 को भी यदि आप राज्यपाल महोदय की अस्वस्थता का कारण अन्य कारणों से अपने अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ सके तो भी संविधान के अनुच्छेद 176 के अंतर्गत उसे पढ़ा हुआ माना जाएगा। इस आधार पर मैं पॉइंट ऑफ रिजेक्ट करता हूँ। ये माननीय अध्यक्ष महोदय 1991 में और ये व्यवस्था दी गई जब ये कि अध्यक्ष महोदय का आदेश था कि तुम ये अंतिम पैरा पढ़ दो। राज्यपाल ने कभी नहीं कहा कि मैं अंतिम पैरा पढ़ना चाहती हूँ। ये आपकी व्यवस्था थी। तो क्या अध्यक्ष ये व्यवस्था दे सकते हैं स्पीकर के खिलाफ में? सदन की परंपरा ये है कि जब एक कोई माननीय सदस्य बोलते हैं तो दूसरों को तसल्ली से बात सुननी चाहिए। आपको भी मौका देंगे उसका जवाब देने का, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि एक बोल रहा है और दूसरे खड़े हो गए। ये बहुत गलत बात है। अन्य अध्यक्ष महोदय, न तो 1966 में ये व्यवस्था हुई कि कोई प्रस्ताव लाए हैं, न 1975 में कोई ये व्यवस्था हुई कि कोई प्रस्ताव लाए हैं और उसको पढ़ा हुआ माना गया है। और ये व्यवस्थाएं भी दी जा चुकी है और ये व्यवस्थाएं हैं। अपना हाउस जो है ये जो अध्यक्षीय व्यवस्थाओं से परंपराओं से चलता है और इस प्रकार केवल मैं समझता हूँ, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि हमारी बहुत उच्च परंपराएं रही है। उन उच्च परंपराओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान का इतिहास में फिर वही बात राज्यपाल के महामहिम मुखाल उड़ाया इस सरकार ने, पूरी तरह से मुखाल उड़ाया और सदन की गरिमा का हनन किया आपने। ऐसा लगता है कि हम समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं हैं और अलूल जलूल बातें करके समय बर्बाद करते हैं। मैं समझता हूँ बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करता हूँ कि अभी हमको 1.5 महीने का प्रांगण उनके कब्जे में है, इसलिए प्लीज आप बैठें। 1.5 महीने ये सदन को चलना है और 1.5 महीने में लोगों की समस्याओं को आप लेकर आइए। सरकार सदन का प्रांगण जो बोलता है उसके कब्जे में होता है उस समय। 1.5 महीने माननीय अध्यक्ष महोदय ये सदन को चलना है और ऐसे जनहित के जो मुद्दे हैं और शंका से ये बात निश्चित है कि प्रतिपक्ष सरकार पर अंकुश का काम करता है। हम भी चाहते हैं कि हमारे अंकुश के रूप में आप काम करें, लेकिन यदि ऊल जलूल ये कार्य को आप बहुत बढ़िया तरीके से निभा रहे हो। अंकुश का कार्य चलो आपका मेरा दोनों का काम मैं कर रहा हूँ तो आपको तो खुशी होनी चाहिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपको विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि सदन को शांतिपूर्वक चलाएं और क्योंकि हमारी ये परंपरा भी रही है और उस परंपराओं का पालन करते हुए और महामहिम राज्यपाल महोदय चाहे राष्ट्रपति महोदय जब भी सदन में आए हैं और उन्होंने कृपापूर्वक आए हैं, वो संवैधानिक पद है, उसकी जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष की उतनी ही है कि जितने पक्ष की है उतनी ही विपक्ष की भी है। उसका आदर हमेशा से होता आया है। और एक बार माननीय अध्यक्ष महोदय पार्लियामेंट में एक मेंबर खड़ा हो गया केवल और उसने एक कागज ये लहरा दिया, उस पर उसकी मेंबर की सदस्यता निलंबित कर दी, सदस्यता समाप्त कर दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने राजस्थान में भी 1966 में जब सुखदेव प्रसाद जी आ रहे
अभिभाषण पर जो परिस्थितियां सदन में पैदा की हैं, तो आप प्रस्ताव लाएं कि उनको पूरे सदन के समय के लिए निलंबित कर दिया जाए। और खाली टेक्निकलिटीज की बात करके जो आज वातावरण माननीय राज्यपाल के सामने प्रस्तुत किया गया, उसे हमें तो शर्म आ रही है कि राज्यपाल यहाँ लेखा जोखा प्रस्तुत करने आए। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, जो वातावरण सरकार के अंदर सदस्यों ने देखा जा रहा है, वातावरण पैदा किया, वातावरण को मंत्री एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो मंत्री एक दूसरे के ऊपर खुल करके धड़ल्ले से भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। एक एक मंत्री के पास करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की संपत्ति पाई गई है। के लिए निकाल दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रियों के पास वालों के लिए सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, संपत्ति पाई गई है। राज्यपाल के सामने जिस तरह की परिस्थितियां पैदा की हैं, उनके लिए आप निलंबन का प्रस्ताव लेके आए। परंपरा रही है, राज्यपाल को अभिभाषण नहीं पढ़ने दिया गया है। प्रक्रिया के नियमों से पहले मेरी बात सुन लीजिए आसन की तरफ से। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी में ये लाना चाहूँगी कि ये 22/2/1991 के अध्यक्षीय पीठ का दिया हुआ फैसला है, और उस व्यवस्था ये है कि राज्यपाल महोदय अस्वस्थता के कारण या अन्य कारणों से अपना अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ सकें, तो भी संविधान के अनुच्छेद 176 के अंतर्गत उसे पढ़ा हुआ माना जाएगा। इसके अलावा एक बात और आपको दिला दूं कि वेस्ट बंगाल के अंदर भी इस तरीके का मामला एक बार हुआ था, और उसमें यही हुआ था, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी कि इन वेस्ट बंगाल द गवर्नर फेल्ड टू डिलीवर हिज एड्रेस to the legislature on February 8, 1965 due to noisy disturbances, and made up the failure of publication of the address to the members of the legislature by laying the address on the table of the House. Dismissing the writ of mandamus, the Calcutta High Court observed that procedural failure should not be overemphasized, because by laying a copy of the governor's address on the table, the object of the address was substantially served and the members would become aware of the contents of the address. The court further observed that unless there grows a constitutional convention, the governor's address shall be heard with attention. अब ये मैं समझती हूँ, ये इसलिए मैं समझती हूँ धर्मवीर जी का बंगाल का कोट कर रहे हो, उसमें स्पीकर का इंटरवेंशन नहीं है, आपने इंटरवेंशन किया। ये क्या लिखा हुआ बताइए, ये क्या लिखा हुआ है? आप मुझे सुनिए, आप बताइए वो क्या लिखा हुआ है? आप मुझे सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सुना, आपको सुन लीजिए, हमको मुझे भी तो सुनेंगे ना आप। अध्यक्ष महोदय, हाउस में हमको गवर्नर ने बुलाया, गवर्नर के आप वो भी तो सुनेंगे, आप ये भी सुनेंगे नहीं, क्यों कहा मैंने? मैंने इसलिए कहा कि मुझे उन्होंने कहा था, राज्यपाल महोदय ने, आप जिस नजीर का जिक्र कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये पूनम चंद जी बिश्नोई के प्रस्ताव पर 1991 में ये फैसला हुआ है, लेकिन उसके कंटेंट्स दूसरे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर दूसरा है। आप उस नजीर से हमारे पॉइंट ऑफ ऑर्डर की व्यवस्था नहीं दे सकती। ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर दूसरा है, मेरे पास आपने इंटरवीन किया है, आपने इंटरवीन करके किया है। इन व्हाट कैपेसिटी? यू आर नॉट सपोज्ड टू डू इट। इट वाज द गवर्नर हु वाज एड्रेसिंग, ही वाज द चेयरिंग द मीटिंग। आपने कैसे इंटरवीन किया? आपको सदा संहिता से मानना चाहिए। एक मिनट बोले, एक मिनट मैं बात करने में देवल साहब एक मिनट बैठो। मैं निवेदन ये कर रही हूँ, अध्यक्ष महोदय आप सुनिए। मैंने क्यों कहा, सुनिए तो सही, आप मुझे सुनेंगे पहले। मैंने इसलिए कहा कि राज्यपाल महोदय ने मुझे कहा कि चूंकि मैं अधिक देर खड़ी नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मैं अब लास्ट पैराग्राफ पढ़ दूँ, इसलिए ये कहा है, बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है, यही कहा है, आपको बिल्कुल यही कहा है, उन्होंने बिल्कुल कहा है। ये अस्वस्थता का कारण गई थी, पहले जो कोर्ट किया है अस्वस्थता का कारण था, आज भी गवर्नर साहब के अस्वस्थता का कारण था, ये उन्होंने कहा है। नहीं, पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने अगर रिक्वेस्ट की, गवर्नर साहब अगर सहमत हो गए, तो आपको क्या तकलीफ है? अध्यक्ष महोदय, क्या तकलीफ है? अध्यक्ष कारण है, खड़ा हुआ माना
ओवरऑल संवैधानिक व्यवस्था ये है कि अगर गवर्नर अभिभाषण की हो जाती है 92 के आसन को बोलने में आप क्यों परेशान हो रहे हैं जब गवर्नर साहब ने टेबल किया जाए और वरिष्ठ सदस्य आसन की व्यवस्था को चैलेंज करे, इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, इट इज गवर्नर हाउस के बीच में आसन क्या होता है? अध्यक्ष जी, आपने तो उस आसन का भी पालन नहीं किया और इस आसन का भी नहीं कर रहे हैं, दोनों ही का नहीं कर रहे हैं, उनका भी नहीं किया आपने। तो जिस तरह से राज्यपाल महोदय यहाँ पर पधारी और उनका अभिभाषण यहाँ पर देने को था, मैं समझता हूँ सब लोग उसके सुनने के लिए तैयार थे, सिवाय अमरा राम और दो और तीन सदस्यों के। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो स्थितियाँ पैदा हुई उन स्थितियों को आप टाल सकती थी, आपके हाथ में थी। आपने स्वयं ये कहा, आज मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, आज हाउस को ये चला रही हैं राज्यपाल महोदय, और ये संविधान की व्यवस्था भी है, परंपरा भी है। और मैं समझता हूँ कि राज्यपाल महोदया जो राज्यसभा की वाइस चेयरमैन भी थी, अच्छी तरह से जानती है नियमों को। अगर आप बीच में नहीं बोलती तो मैं समझता हूँ अपने प्रकार। मेरी बात घनश्याम जी, तो साहब आप इतने वरिष्ठ, मैं कह रहा हूँ कि माननीय राज्यपाल, नहीं आप मेरी सुन तो ले, आप इनके बीच में खड़े हो गए तो मैं भी आप पे खड़े हो गए, ये क्या बात हुई? अरे बात कह दीजिए घनश्याम जी, आपसे मुझे उम्मीद ये नहीं है के बीच में खड़े होंगे। आप कैसे अध्यक्ष महोदय के बीच में खड़े हो गए? इतने बड़े आदमी हैं। मेरे बात कह लीजिए। कब्जे में तो उस कब्जे को आप क्यों ले रहे हो? आप क्यों छीन रहे हो कब्जा? आपने व्यवस्था दी थी और मैं कह ही रहा हूँ, इस स्थिति को आसानी से टाल सकते थे। उन्होंने खुद 2 बार कहा, आपकी बात मैंने सुन ली है और आप इसके बाद में जब भी बहस होगी इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। एक बार आपने उन्होंने ये कहा कि आप गुड जेस्चर दिखाइए, बहुत नम्रता से उन्होंने ये बात कही। हम सब लोग भी हमारा आराम से कह रहे थे, हो गया आपका जो विरोध था आपने जता दिया। और मैं समझता हूँ ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रोवोकेशन नहीं था। अभी 2 दिन पहले 26 तारीख को जो रेल बजट पेश हुआ, सारे देश की 100 करोड़ जनता लालू प्रसाद जी से उम्मीद कर रही थी बहुत शानदार बजट पेश होगा। और आपकी पेरेंट बॉडी, मंत्री को आप इक्वेट नहीं करिए राज्यपाल से, आप मंत्री को राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, हमारी संवैधानिक प्रमुख का अपमान किया आप लोगों ने। मैं आप राज्यपाल से इक्वेट कर रहे हैं। आप मेरी बात, क्या बात हुई? आप मेरी बात पूरी सुनिए। मैं ये कह रहा था कि ऐसा कोई प्रोवोकेशन भी नहीं था। आपकी पेरेंट बॉडी बीजेपी ने सारे टाइम लालू प्रसाद जी का भाषण नहीं सुना। तो ये मंत्री बोले तब आप कर सकते हो, राज्यपाल से इक्वेट न करें। आप मेरी बात पूरी सुन ली। और शायद उनको इक्वेट कर रहे हैं। वो चाहती थी, क्या बात हुई अभी? वो पढ़ना भी चाहती थी। मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने, अनफॉर्चुनेट, क्या बात करते हो, क्या उन्होंने आपसे कहा था कि मैं नहीं पढ़ना चाहती? बोलने दे भाई, वो क्या कहना चाह रहे हैं, आप बीच में क्यों बोलते हो? बोल लेने दो उनको। अब हाथ क्यों उठा रहे हैं? जब उन्हें बोलने दो ना, आप मैं क्या उन्हें बोलने दो। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये स्थिति टाली जा सकती थी, इसको नहीं टाला और आप जितने प्रोएक्टिव हो गई उससे समस्या बढ़ी है। मैं समझता हूँ कि पुरानी परंपराएं भी हैं हाउस की, ऐसे मौके पर सरकार कह दे कि जो कुछ भी हुआ उसको हम भी ठीक नहीं मानते और मामला समाप्त करना चाहिए। इतना लंबा बहस करने का सवाल कहाँ उठता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ। राज्यपाल महोदया पढ़ना चाहती थी, उन्होंने पढ़ने से कभी इनकार नहीं किया और वो 2 बार उन्होंने इंटरवीन भी किया। नहीं, जब स्पीकर महोदया कह रही है कि मुझे उन्होंने कहा कि मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, तो फिर आप उस बात को भी नहीं मान सकते हो क्या? नहीं, फिर आपको कहा क्या पढ़ना चाहती हूँ? देखिए, नहीं मैं आपको मौका दूंगी। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। राज्यपाल नहीं, सुनिए, राज्यपाल महोदया ने रात को मेरे पास अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी मीनाक्षी हुजा को भेजा और मुझे उन्होंने कहा कि मैं अधिक देर तक नहीं पढ़ पाऊंगी, इसलिए मेरे भाषण को अंतिम करके और पढ़ा हुआ समझ लिया जाए, ये व्यवस्था आप कर देना। चूंकि मैं किसी को इशारा नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने उनको खुद ही कह दिया। मैं गलत नहीं कह रही हूँ आपसे,
आप पूछ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि मेरे पाँव में दर्द है, मैं अधिक देर तक खड़ा नहीं रह सकती, आप थोड़ा सा ही पढ़ूंगी, ये उन्होंने कहलवा दिया था मुझे। अध्यक्ष महोदय, जो आपने 1991 का हवाला दिया है, आप प्रोसीडिंग्स निकलवा लीजिए। सदन की अनुमति ली गई थी। आप 1991 की प्रोसीडिंग्स निकलवा लीजिए। ये सदन से अनुमति ली गई थी कि क्या राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाए, और वहां सदन ने अनुमति दी थी। और उस सदन के सदस्य आज टोंक से आने वाले माननीय सदस्य बैठे, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य बैठे, नगर से आने वाले माननीय सदस्य बैठे, यहाँ से भिनाय से आने वाले बैठे। 1991 में अनुमति ली गई थी, आप रिकॉर्ड दिखवा दीजिए। उसे पढ़ा हुआ माना जाएगा, रख देंगे तो भी पढ़ा हुआ माना जाएगा। मैंने आपको सुना दिया, और क्या चाहते हैं आप? और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बराबर, एक मिनट। आप तो स्पीकर साहब सबसे पुराने सदस्यों में से हैं, आप बता दीजिए कभी मुझे बोलने दो। राज्यपाल महामहिम के अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाए, ऐसा प्रस्ताव कभी स्पीकर ने कभी प्रस्तुत किया है? ऐसी परंपराएं रही है कि चीफ विप या संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लेकर आया है और उसको सदन की अनुमति मिली है, तब पढ़ा हुआ माना गया है। इसलिए यहाँ पर दो परंपराओं का उल्लंघन हुआ है। एक तो प्रस्ताव आना चाहिए था चीफ विप या आपके संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से, और दूसरा उल्लंघन ये हुआ है कि सदन की अनुमति नहीं ली गई। जब ये प्रस्ताव आता तो सदन सर्वोपरि है, सदन से बड़ा कोई नहीं है, सदन से अनुमति ली जानी चाहिए थी। पढ़कर सुना दी थी ना आपको 1991 की। नहीं, ये ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया, सदन की अनुमति ली जाती है। मैं आपको इस सत्र, जब भी आप सदन एडजॉर्न होगा, बता दो, आपको लाइब्रेरी में से प्रोसीडिंग्स निकाल के बता दूंगा कि उसमें साफ लिखा हुआ है कि सदन की अनुमति ली जानी चाहिए। ये देखिए, सदन की अनुमति। अध्यक्ष महोदय, दोनों परंपराओं का उल्लंघन हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए इन परंपराओं के उल्लंघन के लिए। अध्यक्ष महोदय, क्या चाहते हैं आप? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आज तक अध्यक्ष महोदय, और चीफ विप इस बात को जानते हैं, लेकिन जानबूझकर प्रस्ताव नहीं लेकर गए। अध्यक्ष महोदय, मैं लाकर बता दूंगा, आप मुझे बता दें तो मैं कल्ला साहब का कायल रहूंगा। अध्यक्ष महोदय, किसी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने या माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने ये कहा गया हो कि मैं बाद में आपको लाकर और फला जो है वो कानून लाकर बता दूंगा। अभी लाके बता दो। आप 10 मिनट एडजॉर्न कर रहे हैं, 10 मिनट लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, अभी लाके बता देता हूँ। तैयार होके आना पड़ता है माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे एडजॉर्न नहीं होता, ऐसे लाके नहीं दिखाया जाता, ऐसे एडजॉर्न नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैंने सुखदेव प्रसाद जी का वक्त का समय कोट किया, और जब केश सिंह जी चीफ विप थे उस समय का आपको कोट किया। दोनों वक्त में कभी स्पीकर प्रस्ताव नहीं लेकर के आए, हमेशा चीफ विप या संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लेकर के आए हैं, और उसके लिए सदन की अनुमति ली गई है। और आप जानते हुए भी इस बात को अध्यक्ष परंपराओं से चलाना चाहते हो, ये सदन का अपमान है और ये हम नहीं होने देंगे। अध्यक्ष महोदय, क्या हाईकोर्ट का रूलिंग विधानसभा पर लागू होगा? अध्यक्ष महोदय, मैं कभी से कह रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने गवर्नर को इस बात के लिए आदेश दिया कि वो अंतिम पैरा पढ़े, कभी अध्यक्ष महोदय, ये आपका आदेश था। अगर अध्यक्ष महोदय, ऐसी परंपरा रूलिंग आपको ही बता दे, ये चीफ विप बता दे, आदेश दिया हो। 1966 में इसी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर फूलचंद जैन के प्रस्ताव पर जो व्यवस्था दी गई, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। विधानसभा में जब राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे, 62 के बाद 1991 की व्यवस्था हो गई, और जो बाद में दी गई व्यवस्था है वही लागू होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या कभी इस विषय पर व्यवस्था दे दी, उसको हाउस ने स्वीकार कर लिया, फिर इस विषय पर पुनः चर्चा करने की क्या आवश्यकता रहती है? जब सभी ने स्वीकार किया है, पूरे विपक्ष ने स्वीकार किया है, फिर पुनः इस पर चर्चा की आवश्यकता क्या रहती है? राज्यपाल महोदय जब अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे तो विपक्ष ने यह सुझाव दिया था कि उसका शेष भाग पड़ा हुआ मान लिया जाए। तो आपने किस आधार हमारा कहने का पढ़ने के लिए आशय यही है कि यह प्रस्ताव आना चाहिए था, चाहे सदन की नेता की तरफ से आता, चाहे सदन के किसी सदस्य की तरफ से आता, चाहे गवर्नर की तरफ से आता। अध्यक्ष महोदय, क्या अभी हम राज्यपाल द्वारा लिए गए निर्णय पर बहस कर रहे हैं या उसको चैलेंज कर रहे हैं? राज्यपाल महोदय ने आपके कहने से या आपके सुझाव से
परिस्थितियां ऐसी थी हाउस में, आप उनके साथ बैठी थी और उस समय अगर भलमन साहब के कारण सही या यहाँ की परिस्थितियों को सामने रख करके भी सही, अगर आपने उनको सुझाव दे दिया और उन्होंने मान लिया, तो ये निर्णय राज्यपाल महोदय का हुआ और राज्यपाल महोदय के निर्णय को अब चैलेंज ये हाउस कर रहा है, क्या ये उचित है? और नंबर दो व्यवस्थाएं अध्यक्ष देते हैं, समय समय पर देते हैं और 191 की व्यवस्था वो भी दी गई थी अध्यक्ष पद से। और आज मैं चाहूंगा कि इस परिस्थितियों के अंदर जो कुछ भी हुआ है उस पर भी आज एक नई व्यवस्था आप दे दें ताकि आगे ये काम आएगी। ठीक बात, बिल्कुल ठीक। हाँ बोलिए। हाँ जी। मैं प्रक्रिया के नियम 292 के अंतर्गत निलंबन प्रस्ताव की सूचना देता हूँ। महोदय, आज दिनांक 1 मार्च 2007 को जब महामहिम राज्यपाल महोदय ये सदन नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, सदन को ये सरकार फेस नहीं कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, ये आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर की व्यवस्था कर रहे हैं कि प्रस्ताव अलाउ कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे फैसला करवाने का ये कैसे होगा? चाहते हैं, नहीं ये कैसे होगा अध्यक्ष महोदय? अगर इस प्रकार का निर्णय हुआ, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप गलत पॉइंट ऑफ ऑर्डर निपटा ही नहीं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात ये आगे कहा गया अध्यक्ष महोदय? प्रस्ताव आ गया। अध्यक्ष महोदय, आप तो ओबीसी की बात कर रहे थे, ये कौन सा पार्टी को ओबीसी करवा रहे हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी करवा के अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, आप तो ओबीसी की बात कर रहे थे। स्थान छोड़कर अध्यक्ष महोदय, आप बहुत गलत परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं यहाँ पर। आप तो ओबीसी की बात कर रहे थे, ये ओबीसी अध्यक्ष महोदय कई बार अनुरोध आपको ओबीसी की बात करनी थी। अभी कहाँ जाएगा प्रस्ताव तो कल आता है, आज आता, आज का तो प्रस्ताव आएगा। सरकार नहीं चाहती है कि ये सदन चले, सरकार भगना चाहती है इस प्रकार के गलत प्रस्ताव। सरकार नहीं चाहती है कि इनके भ्रष्टाचार पर विचार हो, सरकार नहीं चाहती है कि इन्होंने विधान का किस प्रकार से उल्लंघन किया उस पर विचार हो, सरकार नहीं चाहती है कि राजस्थान की समस्याओं पर किस प्रकार से विचार हो। सरकार अलोकतांत्रिक कदम उठाकर जो गलत प्रस्ताव पेश कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको इसका प्रतिरोध आपको करना चाहिए। प्रक्रिया के 292 में कहता है आप यही चाहते हैं तो चलाओ सदन। रणवीर सिंह गुड़ा, श्री सुरेश मीणा, एम मुरारीलाल मीणा को कई गलत परंपरा है, अवधि के लिए सदन से निलंबित किया जाए। ये गलत प्रस्ताव महावीर प्रसाद जी जैन ने सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो वो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव स्वीकार किया गया। सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति का प्रस्ताव पेश करने जा रही हूँ। मैं आपको हाय हाय करनी है, बाद में करना। शोकाभिव्यक्ति पास कर लेने दीजिए। वापस नहीं लेंगे, वापस मैं कैसे लूंगी? वो लेंगे, मैं कैसे लूंगी वापस? आप कहने आए धंधे करोगे तो ये भी करोगे।
यहाँ आके नारे लगाओगे तो वो भी निकलेंगे, यहाँ आके नारे लगाओगे तो वो भी निकलेंगे, उनको भी निकालेंगे। देखिए, आपका मतलब ये है कि आप शोका भी व्यक्ति भी नहीं पास करना चाहते? नहीं, आपका मतलब ये है कि आप शोका भी व्यक्ति भी नहीं करना चाहते? शोका भी व्यक्ति भी नहीं, शोका भी व्यक्ति का प्रस्ताव नहीं पास करना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, पहले महामहिम राज्यपाल का अपमान इस सदन में हो और उसके बाद वो दिवंगत आत्माएं जो इस सदन के सदस्य रहे उनको श्रद्धांजलि देने का प्रस्ताव आए, उस पर भी चर्चा नहीं करते। श्रद्धांजलि का प्रस्ताव भी, शोका व्यक्ति के प्रस्ताव पर भी जो लोग सुनना नहीं चाहे, मैं समझता हूँ शर्मनाक बात है ये। पंद्रह मिनट 11:40 के लिए 12:40 के 12:40 कर कौन चला रहा है राजशाही? अरे कौन चला रहा है? अरे कौन चला रहा है राजशाही? सदन की कार्यवाही 12:45 तक के लिए स्थगित की जाती है। 12:45। स्थगित की जाती है, 1:15 बजे तक स्थगित की जाती है, 1:15 बजे तक स्थगित की जाती है।
माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए असम के पूर्व राज्यपाल श्री देवीदास ठाकुर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री श्यामाचरण शुक्ल, इस विधानसभा के पूर्व सदस्य एवं पूर्व मंत्री श्री गुलाब सिंह शक्तावत, श्री शिवनाथ सिंह, श्री अर्जुनदास मदान, श्री अमरचंद मिड्ढा, श्रीमती रतन कंवर, श्री अब्दुल रहमान चौधरी, श्री माणकलाल ठाकुर, श्री मोहर सिंह, श्रीमती शकुंतला श्रीवास्तव, श्री किशोरीलाल शर्मा, श्री विजय सिंह, श्री छोटी सिंह आर्य तथा श्री बाल मुकुंद के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ये शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ। ये शोक प्रस्ताव पास कर रही हूँ आपके पूर्व सदस्यों के प्रति। असम के पूर्व राज्यपाल श्री देवीदास ठाकुर का जन्म 9 दिसंबर 1929 को डोडा जिले की रामबन तहसील के बटरू ग्राम में हुआ। आपने BA LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री देवीदास ठाकुर दिनांक 2 मई 1990 से 17 मार्च 1991 तक असम के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। इस अवधि के दौरान 9 मई 1990 से 17 मार्च 1991 तक आपके पास अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार रहा। वर्ष 1991 में आपने राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया तथा गुवाहाटी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य बने। श्री ठाकुर उत्तर पूर्वी 7 राज्यों की आर्थिक परिषद के सभापति भी रहे। अधिवक्ता के रूप में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले श्री ठाकुर ने 1956 में प्रजा समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आप वर्ष 1973 में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए। शोकाभिव्यक्ति में तो शर्म करो, शोकाभिव्यक्ति है, शर्म करो कुछ तो। के बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मंत्रिमंडल में आपको वित्त मंत्री बनाया गया। श्री ठाकुर वर्ष 1984 से 1986 तक GM शाह मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहे। अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री ठाकुर ने नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका का संपादन किया। माई लाइफ एंड इयर्स इन कश्मीर पॉलिटिक्स शीर्षक से आपकी आत्मकथा प्रकाशित हुई है। श्री देवीदास ठाकुर का दिनांक 3 फरवरी 2007 को निधन हो गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री श्यामाचरण शुक्ल का जन्म 27 फरवरी 1925 को अविभाजित मध्य प्रदेश के रायपुर में हुआ। आपने BSc LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री श्यामाचरण शुक्ल दूसरी से 5वीं तथा 9वीं से 11वीं मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। आप दूसरी मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए बिंदर नवागढ़ निर्वाचन क्षेत्र से तथा 6 बार राजिम निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। श्री शुक्ल मार्च 1969 से जनवरी 1972, दिसंबर 1975 से अप्रैल 1977 तथा दिसंबर 1989 से मार्च 1990 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे। श्री शुक्ल वर्ष 1963 से 1967 तक विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के सचेतक तथा वर्ष 1967 से 1969 तक एवं 1990 से 1992 तक मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे। आप वर्ष 1967 में सिंचाई मंत्री भी रहे। श्री शुक्ल 13वीं लोकसभा में मध्य प्रदेश के महासमुंद निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद रहे। आप लोकसभा में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी समिति तथा रक्षा मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। पत्रकारिता में रुचि रखने वाले श्री शुक्ल छत्तीसगढ़ के पहले दैनिक महाकौशल के संस्थापक संपादक रहे। आपने समाचार पत्र का लगभग 21 वर्ष तक संपादन किया। श्री शुक्ल 17 वर्ष की आयु में ही स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गए थे। इनके जीवन पर महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के सानिध्य का गहरा प्रभाव पड़ा। मृदुभाषी, मिलनसार और सहृदय व्यक्तित्व के धनी शुक्ल ने मध्य प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री श्यामाचरण शुक्ल का दिनांक 14 जनवरी 2007 को निधन हो गया। गुलाब सिंह शेखावत का शोक प्रस्ताव पास कर रही हूँ। गुलाब सिंह शेखावत का प्रस्ताव पास कर रही हूँ। जिंदा थे तब भी गुलाब सिंह जी के पीछे थे। गुलाब सिंह जी शेखावत का नाम आ रहा है। गुलाब सिंह जी शेखावत को श्रद्धांजलि दे लो। गुलाब सिंह जी शेखावत को तो दे लो। कस्बे में हुआ, आपने बीए की उपाधि प्राप्त की। गुलाब सिंह शेखावत दूसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 10वीं तथा 11वीं राजस्थान विधानसभा में वल्लभनगर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। श्री शेखावत वर्ष 1973 से 1977 तक राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री, मार्च 85 से जनवरी 88 तक सिंचाई मंत्री, ऊर्जा, सार्वजनिक निर्माण, समाज कल्याण, महिला कल्याण, गृह और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, दिसंबर 1989 से मार्च 90 तक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, अकाल, बाढ़ एवं पुनर्वास तथा स्वायत्त शासन विभाग, दिसंबर 1998 से मार्च 2000 तक सहकारिता, सहायता एवं पुनर्वास विभाग तथा मार्च 2000 से दिसंबर 2000 तक गृह विभाग के मंत्री रहे। श्री शेखावत विधानसभा के अपने दीर्घ कार्यकाल के दौरान सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति और पेयजल समस्या समाधान समिति के सदस्य तथा अधीनस्थ विधानसभा संबंधी समिति के सभापति रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप वर्ष 1952 में ग्राम पंचायत भिंडर के सरपंच, वर्ष 64 से 66 तक भिंडर नगर पालिका के अध्यक्ष, वर्ष 66 से 1972 तक उदयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष और इसके बाद राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के संचालक तथा अध्यक्ष रहे। श्री शेखावत उदयपुर विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा जावर माइंस मजदूर संघ के मंत्री भी रहे। राजनीतिक जीवन के आरंभ से ही कांग्रेस से संबद्ध रहे। श्री शेखावत पार्टी संगठन में विभिन्न पदों पर आसीन रहे। अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री शेखावत वर्ष 57 से 1960 तक साप्ताहिक पत्र प्रगति के प्रधान संपादक रहे। श्री शेखावत के निधन से राजस्थान में एक कुशल राजनेता की कमी हो गई है। श्री गुलाब सिंह शेखावत का दिनांक 9 नवंबर 2006 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री शिवनाथ सिंह का जन्म 11 मई 1925 को झुंझुनू जिले के धमोरा ग्राम में हुआ। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से BCom LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री शिवनाथ सिंह दूसरी, चौथी, 10वीं तथा 11वीं राजस्थान विधानसभा से गुढ़ा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। आपने 10वीं विधानसभा में निर्दलीय तथा दूसरी, चौथी तथा 11वीं विधानसभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के सभापति तथा प्रश्न एवं संदर्भ समिति और जन लेखा समिति के सदस्य रहे। श्री शिवनाथ सिंह 5वीं लोकसभा के लिए वर्ष 1971 में झुंझुनू निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद निर्वाचित हुए। आपने वर्ष 2003 में श्रीलंका में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की द्वितीय एशिया क्षेत्रीय सेमिनार में राजस्थान शाखा का प्रतिनिधित्व किया। आपने सार्वजनिक जीवन में आप वर्ष 1952 से 1959 तक झुंझुनू जिला बोर्ड के सदस्य, वर्ष 65 से 67 तक पंचायत समिति उदयपुर वाटी के प्रधान तथा वर्ष 82 से 1985 तक राजस्थान राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष रहे। आप झुंझुनू जिला परिषद तथा जिला विकास अभिकरण के सदस्य भी रहे। प्रारंभ से ही कांग्रेस से संबंध रहे श्री शिवनाथ सिंह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य तथा झुंझुनू जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी रहे। अध्ययन में विशेष रुचि रखने वाले श्री शिवनाथ सिंह के अमर शहीद तथा श्री भागीरथ स्वामी का जीवन परिचय प्रकाशित हुए। संसदीय विषयों पर भी आपके आलेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। सरल, मृदुभाषी तथा संसदीय विषयों पर गहरी पकड़ तथा सूझबूझ रखने वाले श्री शिवनाथ सिंह का निधन से प्रदेश ने एक कुशल जन नेता खो दिया। श्री शिवनाथ सिंह का दिनांक 17 फरवरी 2007 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री अर्जुनदास मदान का जन्म 22 अगस्त 1936 को पाकिस्तान के जंग जिले के नेकुकारा ग्राम में हुआ। आपने उदयपुर से एमए की उपाधि प्राप्त की। श्री अर्जुनदास मदान 9वीं तथा 10वीं राजस्थान विधानसभा के लिए लाडपुरा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए।
विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, याचिका समिति, विशेष अधिकार समिति, राजकीय उपक्रम समिति तथा राजस्थान आवासन मंडल के कार्यकलापों की जांच संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री मदान अपने सार्वजनिक जीवन में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, रेलवे परामर्शदात्री समिति तथा होलसेल उपभोक्ता भंडार कोटा के संचालक मंडल के सदस्य रहे। आप लगभग 15 वर्ष तक के जेके सिंथेटिक्स एम्प्लॉइज को कोऑपरेटिव सोसाइटी महासचिव के सहित जेके संस्थान में श्रम कल्याणकारी अधिकारी, मुख्य कल्याणकारी अधिकारी, प्रबंधक आदि पदों पर रहे। 3 वर्ष तक आप जिला सहकारी संस्थान कोटा के मानद सचिव भी रहे। सामाजिक एवं धार्मिक कार्य में रुचि रखने वाले श्री मदान भारतीय जनता पार्टी संगठन में कोटा जिला इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी रहे। श्री अर्जुन दास मदान का दिनांक 22 नवंबर 2006 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री अमरचंद मिड्डा का जन्म जनवरी 1928 को श्री गंगानगर जिले की विजयनगर तहसील के बिलोचिया ग्राम में हुआ। आपने भावल नगर से मैट्रिक परीक्षा प्राप्त की। श्री अमरचंद मिड्डा 10वीं राजस्थान विधानसभा के लिए सूरतगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य रहे। समाज सेवा तथा गरीबोत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे श्री मिड्डा वर्ष 1952 से 1960 तथा वर्ष 65 से 1974 तक श्री विजयनगर ग्राम पंचायत के सरपंच रहे। आप पंचायत समिति राय सिंह नगर के उप प्रधान भी रहे। विकास कार्यों में रुचि रखने वाले श्री अमरचंद मिड्डा का दिनांक 17 दिसंबर 2006 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्रीमती रतन कंवर का जन्म वर्ष 1915 में बस्तवा में ग्राम में हुआ। श्रीमती रतन कंवर 8वीं राजस्थान विधानसभा के लिए शेरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की विधायक निर्वाचित हुई। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप वर्ष 85 से 87 तक विशेषाधिकार समिति तथा वर्ष 87 से 90 तक याचिका समिति तथा पुस्तकालय समिति के सदस्य रही। समाज सेवा के प्रति कृत संकल्प रही श्रीमती रतन कंवर अपने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण तथा महिलाओं एवं बालकों के कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रही। श्रीमती रतन कंवर का दिनांक 23 नवंबर 2006 को निधन हो गया। पूर्व उप मंत्री श्री अब्दुल रहमान चौधरी का जन्म 15 जून 1932 को नागौर जिले के मकराना कस्बे में हुआ। आपने बी.कॉम की उपाधि प्राप्त की। श्री अब्दुल रहमान चौधरी 7वीं राजस्थान विधानसभा में मकराना निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के आई के विधायक रहे। आप जून 1980 से जुलाई 1981 तक राज्य सरकार में अंत्योदय, ऊर्जा, वक्फ, सिंचाई तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उप मंत्री रहे। विधानसभा में आप विशेषाधिकार समिति, प्राक्कलन समिति खै तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण और आयुर्वेद विभाग के संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। श्री चौधरी भुआवंटन सलाहकार समिति, तेजाजी पशु मेला, परबत्सर राजस्थान विद्युत मंडल परामर्श समिति, राजस्थान खरीद परामर्श समिति तथा मकराना हॉस्पिटल डेवलपमेंट समिति के सदस्य रहे। आप मकराना की अनेक औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं से संबद्ध रहे। आप मकराना नगर पालिका मंडल के अध्यक्ष भी रहे। समाज सेवा में विशेष रुचि रखने वाले श्री चौधरी मकराना रिलीफ फंड के संस्थापक अध्यक्ष, मकराना मदरसा अंजुमन तथा चौधरी मुबारक हुसैन स्कूल के अध्यक्ष रहे। आप ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी के महासचिव तथा इंडो अरब मित्रता की राजस्थान इकाई के कोषाध्यक्ष भी रहे। श्री अब्दुल रहमान चौधरी का दिनांक 20 जनवरी 2007 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री माणकलाल ठाकुर जन्म 26 जून 1926 को बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में हुआ। आपने BA LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री माणकलाल ठाकुर 6ठी राजस्थान विधानसभा के लिए नैनवा निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। श्री ठाकुर वर्ष 1950 से 1961 तक 71 से 79 तक नैनवा नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। आप लंबे समय तक नैनवा अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष भी रहे। छात्र जीवन से ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले श्री माणकलाल ठाकुर आपातकाल के दौरान 18 माह जेल में रहे। आप वर्ष 1971 में भूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान जेल भी गए। श्री माणकलाल ठाकुर का दिनांक 22 अक्टूबर 2006 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री मोहर सिंह का जन्म 1916 में चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के जैतपुरा ग्राम में हुआ।
आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। श्री मोहर सिंह दूसरी तथा 5वीं राजस्थान विधानसभा में विधायक रहे। आप दूसरी विधानसभा के लिए चूरू निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय तथा 5वीं विधानसभा के लिए वर्ष 1974 में हुए उपचुनाव में सादुलपुर निर्वाचन क्षेत्र से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री मोहर सिंह वर्ष 1946 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के प्रतिनिधि तथा वर्ष 1949 में जिला किसान सभा के मंत्री एवं प्रधान रहे। स्वतंत्रता सेनानी श्री मोहर सिंह ने विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। आप 18 मई तक हैदराबाद की जेल में बंदी रहे। कामरेड श्री मोहर सिंह वर्ष 1960 में कम्युनिस्ट पार्टी तथा 1964 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव रहे। श्री मोहर सिंह का दिनांक 30 दिसंबर 2006 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्रीमती शकुंतला श्रीवास्तव का जन्म 1930 में जयपुर में हुआ। आपने बीए तथा साहित्य रत्न की उपाधियां प्राप्त की। श्रीमती शकुंतला श्रीवास्तव 5वीं राजस्थान विधानसभा के लिए आमेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक निर्वाचित हुई। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान प्राक्कलन समिति की सदस्य रही। श्रीमती श्रीवास्तव महिलाओं एवं बालकों के कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रही। आप राजस्थान राज्य बाल कल्याण परिषद की सचिव, परिवार एवं बाल कल्याण परियोजना झोटवाड़ा तथा मूक एवं बधिर स्कूल समिति की सभापति रही। आप वर्ष 1952 से 55 तक कारागार विभाग में जेलर, वर्ष 65 से 72 तक पंचायत समिति के प्रधान, जेल सलाहकार समिति एवं जेल रिफॉर्म्स कमीशन, राजस्थान सर्किल की टेलीफोन सलाहकार समिति, राजस्थान मद्य निषेध सलाहकार समिति एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष आयोजन समिति के सदस्य तथा जयपुर जिला महिला क्रिकेट एसोसिएशन की सभापति रही। मजदूरों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों से जुड़ी श्रीमती श्रीवास्तव झोटवाड़ा क्षेत्रीय खादी ग्रामोद्योग संघ की सभापति, जयपुर ठेला हॉकर्स यूनियन तथा जिला प्रदाय विभाग मजदूर यूनियन के अध्यक्ष, इंटर कार्यकारिणी के सदस्य एवं कोषाध्यक्ष रही। आप कांग्रेस संगठन के विभिन्न पदों पर भी रही। श्रीमती शकुंतला श्रीवास्तव का दिनांक 30 दिसंबर 2006 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री किशोरीलाल शर्मा का जन्म 10 दिसंबर 1915 को उदयपुर में हुआ। आपने हिंदी विद्यापीठ उदयपुर से हिंदी साहित्य विशारद की उपाधि प्राप्त की। श्री शर्मा 5वीं राजस्थान विधानसभा के लिए सलूमर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से हुए उपचुनाव में कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। श्री किशोरीलाल शर्मा वर्ष 44 से 47 तक प्रजामंडल के सचिव तथा अक्टूबर 1959 से जनवरी 1974 तक तहसील सराड़ा सलूमर के प्रधान रहे। इसके पश्चात आप 27 मई 1974 को धारा सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। दलित वर्ग के उत्थान हेतु प्रयत्नशील रहे श्री शर्मा कांग्रेस संगठन में ब्लॉक अध्यक्ष सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। श्री किशोरीलाल शर्मा का दिनांक 20 नवंबर 2006 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री विजय सिंह का जन्म 12 फरवरी 1935 को नागौर जिले के मकराना कस्बे में हुआ। आपने बीए की उपाधि प्राप्त की। श्री विजय सिंह चौथी राजस्थान विधानसभा के लिए मकराना निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप राज्य की उपक्रम समिति के सदस्य रहे। श्री विजय सिंह वर्ष 1959 में मकराना नगर पालिका के सदस्य तथा वर्ष 61 में मकराना पंचायत समिति के उप प्रधान रहे। सामाजिक कार्य में रुचि रखने वाले श्री विजय सिंह मकराना सनातन धर्म सेवा संघ के अध्यक्ष भी रहे। श्री विजय सिंह का दिनांक 27 दिसंबर 2006 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री छोटू सिंह आर्य का जन्म 21 अगस्त 1921 को अलवर में हुआ। आपने आरआर कॉलेज अलवर से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से MA/LLB की परीक्षाएं प्राप्त की। श्री छोटू सिंह आर्य पहली तथा दूसरी राजस्थान विधानसभा के लिए अलवर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। स्वतंत्रता सेनानी श्री छोटू सिंह आर्य वर्ष 1939 में मास्टर भोलानाथ की प्रेरणा से प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े तत्पश्चात अपने अनेक आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। श्री आर्य वर्ष 46 एवं 1949 में म्यूनिसिपल कमिश्नर भी रहे।
आपकी शिक्षा के प्रसार में गहरी आस्था थी। आर्य कन्या विद्यालय अलवर के संस्थापक रहे। आर्य अलवर हरिजन सेवक संघ के प्रेसिडेंट सहित अनेक सामाजिक एवं शैक्षिक संस्थाओं से संबंध रहे। आप अलवर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रहे, कोषाध्यक्ष भी रहे। श्री छोटू सिंह आर्य का दिनांक 23 फरवरी 2007 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री बाल मुकुंद का जन्म वर्ष 1931 में डूंगरपुर जिले के सांकरसी ग्राम में हुआ। आपने बनवासी छात्रालय उदयपुर से विशारद की शिक्षा प्राप्त की। श्री बाल मुकुंद दूसरी राजस्थान विधानसभा में डूंगरपुर सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से साम्यवादी पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अपने क्षेत्र की जन समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री बाल मुकुंद वर्ष 50 से 51 तक समाज कल्याण विभाग में अध्यापक तथा 1953 से नवंबर 1956 तक ग्राम सेवक रहे। आपने 1 वर्ष तक होमगार्ड में जूनियर कंपनी कमांडर के पद पर कार्य किया। श्री बाल मुकुंद का दिनांक 19 नवंबर 2006 को निधन हो गया। मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दें। दिनांक 18 फरवरी 2007 को हरियाणा में पानीपत के निकट अटारी समझौता एक्सप्रेस में हुए 2 बम विस्फोटों में लगभग 68 यात्रियों की मृत्यु हो गई तथा कई व्यक्ति घायल हो गए। इन शक्तिशाली विस्फोटों के बाद ट्रेन की 2 बोगियों में लगी आग से वे पूरी तरह नष्ट हो गईं। मैं इन बम विस्फोटों से मारे गए यात्रियों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करती हूँ तथा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। माननीय सदस्य कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। अब आप मैंने कहा कि 2 मिनट से आप करें प्रार्थना, वो नहीं कर रहे, बीच में बोल रहे हैं। आप न बोले प्लीज। ओम शांति शांति शांति। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि राजस्थान विधानसभा के इतिहास में पहली बार जब दिवंगतों के प्रति अपनी शोकाभिव्यक्ति की जा रही है, उस समय विपक्ष का ये रवैया और इस तरीके से शोरगुल मचाना उन सभी दिवंगतों के प्रति अपमानजनक है और मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। मैं सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक